चाचा चौधरी बने नेता हैं? एक दिन चाचा चौधरी के घर पर दीपू और चाचा चौधरी कुछ सोच में बैठे थे। चाचा जी, कुछ काम की बात सोचो। बेकार बैठे बैठे मैं तो बोर हो गया हूँ। मैं सोच रहा हूँ दीपू, तभी क्यों ना मैं नेता बन जाऊं। जगह जगह भाषण देंगे और खूब यश और सम्मान मिलेगा। बहुत खूब। जाओ दीपू, शहर भर में ढिंडोरा पिटवा दो कि आज शाम को परेड ग्राउंड में हमारे नेता चाचा चौधरी एक आम सभा में भाषण देंगे। ठीक है। और दीपू चल देता है मुनादी करने। भाइयों और बहनों, आज शाम 6 बजे परेड ग्राउंड में एक भारी आम सभा होगी जिसमें देश के मशहूर नेता चाचा चौधरी का भाषण होगा। आप सबसे अनुरोध है कि भारी संख्या में पहुंचकर सभा को सफल बनाएं और अपने प्यारे नेता का भाषण सुनकर लाभ उठाएं। शाम को? अरे दीपू, हमारी आम सभा में तो कोई आया ही नहीं। कम से कम एक आदमी तो तुम्हारा भाषण सुनने बैठा है। अरे वो तो टेंट और माइक्रोफोन वाला है। थोड़ी देर बाद ये सभा तो फेल हुई दीपू, पर अगली आम सभा में मैं फिल्मी हीरोइन बुलबुल बानो को लाऊंगा। फिर देखो कैसे भीड़ उमड़ती है। मशहूर फिल्म हीरोइन बुलबुल बानो, कृपया थोड़ी देर के लिए हमारी आम सभा में पधारिएगा। ठीक है। दूसरी आम सभा में सारा शहर बुलबुल बानो को देखने उमड़ पड़ा। वाह, इस आम सभा में बुलबुल बानो आ रही है। अरे क्या लाजवाब हीरोइन है। आम सभा हुई आरंभ 5 मिनट में ही। अच्छा, मैं चलूं? मुझे एक शूटिंग में जाना है। हीरोइन के जाने के बाद अब मशहूर नेता चाचा चौधरी का भाषण सुनिए। नहीं नहीं नहीं, बुलबुल बानो को लाओ। अरे जल्दी लाओ। और भीड़ ने उन दोनों पर जूते, टमाटर और गाजर मूली बरसाने शुरू कर दिए। मारे गए। भीड़ जूते, टमाटर और गाजर मूली फेंक रही है चाचा जी। कुछ देर बाद वहाँ पर कुछ बचा तो बस चाचा चौधरी, दीपू और जनता के फेंके हुए जूते, टमाटर, गाजर और मूली। तभी चाचा चौधरी दीपू से कहते हैं, दीपू, मैं इन जूतों को इकट्ठा करता हूँ, तू ये सब्जियां इकट्ठी कर। थोड़ी देर बाद दीपू और चाचा चौधरी एक बैनर लगाकर फुटपाथ पर वो सारा सामान लेकर बैठ जाते हैं। सेल, कीमतों में भारी कमी, सब्जी 50 पैसे किलो, जूते 2 रुपए जोड़ी। जल्दी ही वहाँ भीड़ लग जाती है। मुझे 2 किलो गाजर दो। मुझे 1 जोड़ी जूते दो। मुझे मूली। और मिनटों में ही सब कुछ बिक जाता है। नेता ना बन सके ना सही दीपू, सब्जी और जूते बेचकर काफी पैसे कमा लिए। चाचा चौधरी और कुंभकर्ण की नींद। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। चाचा जी, एटम बम कैसे बनता है? क्यों, क्या बात है? हम जानना चाहते हैं। ये बच्चों के जानने की चीज नहीं। जब तुम बड़े होकर वैज्ञानिक बनोगे तो अपने आप जान जाओगे। नहीं, हमें अभी बताओ। हाँ, अभी। ये बच्चे तो जिद पकड़ गए हैं, क्यों ना मैं इन्हें पटाखा बनाना सिखा दूं। और चाचा चौधरी उन दोनों बच्चों को लेकर दूसरे कमरे की ओर चल देते हैं। तुम भी बड़े जिद्दी हो, आओ मेरे साथ। दूसरे कमरे में पहुंचकर देखो, इस डिब्बे में बारूद है। अगर इसमें से थोड़ा सा बारूद निकालकर डिब्बी में भरकर पलीता लगा दे तो एटम बम बन जाएगा। समझे बच्चों? वाह, ये तो बड़ा आसान है। अच्छा, अब मैं थोड़ी दोपहर की नींद ले लूं। और चाचा चौधरी जाकर सो जाते हैं।
उधर वो दोनों बच्चे। इस डिब्बी में थोड़ा बारूद डाला, इसे मजबूती से बंद करके पलीता लगा दिया। लो, एटम बम तैयार हो गया। आओ चाचा जी को बताएं। और वो दोनों बच्चे चाचा चौधरी के कमरे में चले जाते हैं। चाचा जी देखो, एटम बम। अरे ये तो बोल ही नहीं रहे। जोर से बोलो। चाचा, हमने एटम बना लिया है। लेकिन चाचा चौधरी टस से मस नहीं हुए। अरे ये तो अब भी नहीं बोल रहे। तभी दीपू को एक आइडिया आता है। ठहरो, मैं इस एटम बम में आग लगाता हूँ। हैं? बम में आग लगाते ही वह एक जोरदार धमाके के साथ फट जाता है और चाचा चौधरी हड़बड़ा कर उठ जाते हैं। ओह, ये धमाका कैसा? आपको जगाने के लिए एटम बम छोड़ा था। मैं क्या करूं? मेरी नींद गुम करनी है। चाचा चौधरी और अरमान अली फरमान अली। एक दिन चाचा चौधरी और टिंगू मास्टर रेलवे स्टेशन पर। चाचा जी भागो, गाड़ी छूटने वाली है। ट्रेन के अंदर। किस्मत अच्छी है टिंगू मास्टर कि बैठने की जगह मिल गई। भाई साहब, ये आपका बच्चा है। ये सुनकर टिंगू मास्टर को गुस्सा आ जाता है। देखो चाचा जी, मैं इन दोनों को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दूंगा। ये बच्चा नहीं, टिंगू मास्टर है। बड़े बड़े काम करता है। उम्र 35 साल है, सिर्फ कद का थोड़ा छोटा है। माफ करना भाई साहब, गलती हो गई। और ट्रेन वहां से रवाना हो जाती है। टीसी। अरे तुम आदमी हो 3 और टिकट दिखा रहे हो आधा। एक ऊपर बैठा है, 2 नीचे, हुए ना 1/2, यानी आधा हैं? इधर चाचा चौधरी और अरमान अली फरमान अली। आप दोनों की शक्लें एक जैसी हैं। अमा हम जुड़वा भाई हैं। मैं अरमान अली और ये फरमान अली। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं भोपाल जा रहा हूँ और ये झांसी। हम दोनों का कारोबार अलग अलग शहरों में है। थोड़ी देर में वो दोनों सो जाते हैं। अच्छा, अब रात हो गई, जरा सो जाएं। झांसी रात के 12 बजे आता है चौधरी साहब, मुझे जगह जरूर देना। फिक्र मत करो, मुझे रात देर तक जागने की आदत है। रात के 12 बजे लो, झांसी का स्टेशन आ गया। लेकिन अरमान अली तो गहरी नींद सो रहा है चाचा जी। गाड़ी के अंदर अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे मियाँ अरमान अली, उठो, झांसी आ गया है। अरे ये तो जाग ही नहीं रहा। अब क्या करे टिंगू मास्टर? चाचा जी, गाड़ी छूटने वाली है। अरमान अली को उठाकर हम प्लेटफॉर्म पर डाल देते हैं। और चाचा चौधरी टिंगू मास्टर के साथ मिलकर सोए हुए अरमान अली को स्टेशन पर उतार देता है। यह ठीक रहा। सवेरे जब नींद खुलेगी तो अपने आप शहर चला जाएगा और ट्रेन वहां से चल देती है। सुबह। अमा चौधरी, कौन सा स्टेशन आने वाला है? भोपाल। हैं? भोपाल? अमा कमबख्त, मैंने तुम्हें झांसी पर जगाने को कहा था। हैं? अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और खून पी जाऊंगा। मार मार कर तेरा भुर्ता बना दूंगा। चौधरी, तुम क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि जिसे मैं झांसी पटक आया हूँ वो मुझे कितनी गालियां दे रहा होगा। चाचा चौधरी और ये दुनिया। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। अरे, तुम कई महीनों से घर में बैठे चारपाई तोड़ रहे हो। कहीं बाहर क्यों नहीं जाते? जाकर देखो कि दुनिया कितनी विचित्र है।
चाची की बात सुनकर चाचा चौधरी घर से बाहर चल देते हैं। अच्छा, जाकर देखता हूँ क्या दुनिया सचमुच विचित्र है। थोड़ी दूरी पर, कहो भाई मनसुखलाल, क्या हाल चाल है? कुछ मत पूछो, बड़े बुरे हाल हैं। चारों तरफ धोखा ही धोखा है। तभी चाचा चौधरी की नजर मनसुख के पैरों पर जाती है। अरे ये क्या, तुमने एक पाँव में लाल और दूसरे में हरे रंग की जुराब पहन रखी है। अरे चाचा जी, इसी का तो रोना रो रहा था। दुकानदार ने धोखा देकर मुझे ठग लिया। कैसे? एक नहीं, दुकानदार ने बिल्कुल इसी डिजाइन के जुराबों के 2 जोड़े मुझे बेचे हैं। हैं? कमाल है, लोग अपनी अकल को दोष नहीं देते और दूसरों की शिकायतें करते फिरते हैं। थोड़ा आगे जाने पर, अरे ये तो सेठ करोड़ीमल नजर आते हैं। चाचा चौधरी सेठ करोड़ीमल को आवाज लगाते हैं। अरे सेठ जी, इतने घबराए हुए किधर भागे जा रहे हो? अरे चाचा जी, मैं जरा जल्दी में हूँ। आपका हजारों रुपयों से भरा बटुआ जो खो गया था वो मिला या नहीं? हाँ, वो मेरे नौकर कलवा को मिल गया था। और आपकी पत्नी का 9 लखा हार जो गुम हो गया था? हाँ, वो भी मेरे नौकर कलवा को पड़ा हुआ मिल गया था। तो फिर अब परेशानी क्या है? उन चीजों के साथ अब मेरा नौकर कलवा कहीं खो गया है। हैं? सचमुच दुनिया बड़ी विचित्र है। चाचा चौधरी और सर्कस। शहर के बाहर एक बड़ी सर्कस वालों ने टेंट गाड़ रखे हैं। मैनेजर के केबिन में, साहब जल्दी आओ, मैं आपको एक ऐसी अद्भुत चीज दिखाता हूँ जो आपने आज तक ना देखी हो। अच्छा चलो। मैदान में जहाँ साबू सोया हुआ है, देखो इतना बड़ा आदमी। यदि हम इसे पकड़कर पिंजरे में बंद कर दें तो लोगों को दिखाकर लाखों कमा सकते हैं। ठीक कहते हो। सर्कस के सारे आदमियों को बुलाओ और एक बड़ा जाल फेंक कर इस विचित्र आदमी को पकड़ लो। सोए हुए साबू पर सबने जाल फेंक दिया। ओह, ये क्या? साबू को एक पिंजरे में बंद कर दिया गया। हा 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 हा। अब ये हमारी सर्कस का मुख्य आकर्षण होगा। उधर घर में मेरी खोपड़ी में खुजली हो रही है। इसका मतलब हमारे परिवार का कोई सदस्य मुसीबत में है। सिर्फ साबू ही यहाँ नहीं, कहीं शहर के बाहर सर्कस वाले आए हुए हैं चाचा जी। चाचा चौधरी तुरंत दीपू को लेकर निकल पड़ते हैं। जरूर उन्होंने उसे विचित्र चीज समझकर पकड़ लिया होगा। उधर ही चलते हैं दीपू। सर्कस पहुंचने पर, चाचा जी वो देखो, साबू। चुप दीपू। अगर हमने साबू को छुड़ाने की कोशिश की तो सर्कस वाले हमें भी पिंजरे में बंद कर देंगे। कोई दूसरा रास्ता सोचना चाहिए। वह क्या? सर्कस के सारे जानवर दूसरी तरफ हैं। हम चुपके से उन्हें खोल देते हैं, फिर देखना तमाशा। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। दीपू चुपके से जाकर हाथी को खोल देता है। उधर चाचा चौधरी दूसरे जानवरों को खोल देता है। जाओ, भागो। सर्कस में अफरा तफरी मच जाती है। सारे जानवर खुल गए। भागो, पकड़ो, भागने ना पाए। थोड़ी देर में वहाँ शोर मच गया। पकड़ो पकड़ो, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, जल्दी से पकड़ो। चाचा चौधरी और दीपू साबू के पिंजरे के पास। दीपू, सांकल खोल दे, मैदान खाली है। वो दोनों साबू को पिंजरे से बाहर निकाल लेते हैं। आओ साबू, घर चलें। इधर सर्कस वाले, साहब सारे जानवर पकड़ लिए गए। शाबाश, आओ अब उस विचित्र आदमी को देखें। पिंजरे के पास पहुंचने पर, अरे कहाँ गया वह? हैं?
चाचा चौधरी और क्रिकेट। एक दिन क्रिकेट ग्राउंड में मेरा दीपू के साथ आज क्रिकेट मैच है, इसलिए ये स्पेशल बल्ला बनवाया है। लेकिन कद्दू भाई, मुझे तो ये साधारण बल्ले की तरह ही लगता है। बल्ले को चीर कर स्प्रिंग फिट कर दिए हैं। जब मैं गेंद को इस बल्ले से हिट करूंगा तो गेंद दुगने वेग से जाएगी और मेरे चौके और छक्के बनते जाएंगे। हा हा हा, और मैं दीपू को करारी हार दूंगा मैच में, समझे? कद्दू, मैं तुम्हें मान गया। तभी चाचा चौधरी और दीपू वहां आते दिखाई देते हैं। लो, वह दीपू चाचा चौधरी के साथ बैट पकड़े आ रहा है। मैच शुरू होता है। दीपू की बैटिंग। यह तो सीधा बाउंड्री पार करेगी। दीपू के 20 रन बनते हैं कि कद्दू उसे कैच कर लेता है। आउट! अब बैटिंग करने की कद्दू की बारी है। दीपू, अब देखो तुम्हारे कैसे छक्के छुड़ाता हूँ। ये लो चौका और ये लो छक्का। दीपू चाचा चौधरी के पास। कद्दू ने 18 रन बना लिए हैं चाचा जी। 3 और बन गए तो वो मैच जीत जाएगा। मुझे तो उसके बल्ले पे शक है दीपू। चाचा चौधरी एक शीशी में से तेल की कुछ बूंदें दीपू के हाथ पर टपकाते हैं। तुम थोड़ा ये तेल अपने हाथ पर मल लो और फिर कद्दू से हाथ मिलाओ, फिर खुलेगी ढोल की पोल। दीपू कद्दू के पास पहुंचता है। कद्दू, तुमने सचमुच बड़ी अच्छी बैटिंग की है। मिलाओ हाथ इसी बात पर। हाथ मिलाने पर दीपू के हाथ पर लगा हुआ तेल कद्दू के हाथ पर लग जाता है। एक बार फिर से मैच शुरू होता है। इस स्लो गेंद पर जरूर छक्का बनेगा। तेल से हाथ चिकने होने के कारण इस बार जो कद्दू बल्ला घुमाता है तो छूटकर वह हवा में उछल जाता है और आउट! कद्दू आउट हो जाता है। जमीन पर गिरने से बल्ले का जोड़ खुल जाता है। अच्छा, तो ये राज है तुम्हारे छक्के और चौकों का। चाचा चौधरी और सफेद खिजाब। एक दिन कुछ लोग चाचा चौधरी के पास आए। चाचा जी, आज शाम को टाउन हॉल में दिल्ली की जनता ने आपका अभिनंदन करके 1 लाख की थैली भेंट करने का फैसला किया है। अरे भाई, अभिनंदन मिनिस्टरों का होना चाहिए, मैं तो एक मामूली आदमी हूँ। वो व्यक्ति चाचा चौधरी के सामने हाथ जोड़ते हुए बोलता है, आपने निस्वार्थ सेवा जो जनता की है वह राजा या मिनिस्टर नहीं कर सकते। कृपया आप जरूर आइए चाचा जी। अच्छी बात है, मैं शाम को पहुंच जाऊंगा। ये सुनकर वो दोनों व्यक्ति चाचा जी को नमस्कार कर वहां से चल देते हैं। इधर 2 ठग दीवार के पीछे ये बातें सुन रहे होते हैं। बट्टू, अगर ये 1 लाख की थैली हमें मिल जाए तो? पर घोटू, कैसे? शाम को इससे पहले कि चाचा चौधरी टाउन हॉल पहुंचे, मैं वहां पहुंचकर थैली हथिया कर चलता बनूंगा। लेकिन तुम्हारे काले बालों से लोग तुम्हें पहचान नहीं लेंगे। इन मूछों को मैं सफेद कर लूंगा और चाचा चौधरी जैसे कपड़े पहन लूंगा। वो दोनों एक दुकान पर पहुंचते हैं। लाला जी, काले बालों को सफेद करने वाला खिजाब देना। जो कंपनी ऐसा खिजाब बनाएगी उसका भट्टा बैठ जाएगा। कैनवस के सफेद जूतों को चमकाने के लिए चौक का घोल है, इसे ही इस्तेमाल करके देखो, चलेगा। और वो ठग चौक का घोल लेकर अपने घर चले आता है और अपनी मूछों पर उस घोल को लगाने लगता है। आहा, ये सफेद घोल तो सचमुच चमत्कार दिखा रहा है। शाम को, कहो बट्टू, कोई पहचान पाएगा? घोटू, खुद मेरी आंखें हैरान हैं। चाचा चौधरी अभिनंदन समारोह की जगह। देखा, यहाँ हमें इज्जत मिलेगी और पैसा भी। वो दोनों ठग अंदर पहुंच जाते हैं। चाचा चौधरी की निरंतर अथक सेवाओं के लिए हम आभारी हैं। तभी वहां पर एक और चाचा चौधरी का प्रवेश होता है। अरे, एक और चाचा चौधरी आ गया। कोई बहरूपिया होगा जो 1 लाख की थैली के लालच में भेष बदल कर आ गया है।
चाचा चौधरी उस ठग का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बाहर की ओर ले जाते हैं। दोस्त, जरा बाहर आओ, अभी पता चल जाता है कि बहरूपिया कौन है। बाहर जोरदार बारिश हो रही होती है। 1 लाख की थैली लेने से पहले बरसात के शीतल जल से नहा लेना चाहिए। बरसात का पानी गिरते ही उस ठग की मूंछों का रंग बह जाता है और उसकी पोल खुल जाती है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। चाचा चौधरी और छेदीलाल की दौड़। एशियाई दौड़ प्रतियोगिता। रेडी! और रेफरी हवा में फायर करता है। रेफरी के फायर करते ही सभी धावक दौड़ पड़ते हैं और छेदीलाल पीछे रह जाता है। छेदीलाल सबको अपने से आगे निकलते देख रोने लगता है। तभी चाचा चौधरी वहां आते हैं। छेदीलाल, क्यों रो रहा है? क्या भैंस खो गई है? नहीं, प्रतियोगिता में मैं पीछे रह गया। तो तुझे तेज भागना चाहिए था। क्या करूं? मेरी टांगे छोटी है, दूसरे प्रतियोगी लंबे थे, इसलिए आगे निकल गए। चाचा जी, मेरी मदद करो। चाचा चौधरी सोए हुए साबू की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, साबू सो रहा है, ये सूखी घास उसकी नाक में घुसेड़ दो। चाचा जी, क्यों पिटवाने की बात कर रहे हो? अरे जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। छेदीलाल हाथ में सूखी घास लिए साबू की ओर बढ़ता है और जल्दी ही साबू के ऊपर चढ़कर उसकी नाक में घास घुसेड़ देता है। घास नाक में घुसते ही साबू को जोरदार छींक आती है और छेदीलाल हवा में उड़ जाता है। दौड़ते हुए धावकों के सर के ऊपर से होते हुए सीधा जाकर फिनिशिंग लाइन पर गिर जाता है। छेदीलाल तेजी से उठकर दौड़ता है और फिनिशिंग लाइन पर पहुंच जाता है। फर्स्ट! वाह वाह! कुछ देर बाद छेदीलाल जीत का कप लेते हुए। छेदीलाल दौड़ के अन्य प्रतियोगी कहाँ हैं? सर, मैंने उन्हें आधे रास्ते में देखा था। चाचा चौधरी और नाव और ट्यूब। एक दिन चाचा चौधरी और साबू समुद्र के किनारे बैठे थे। साबू, तुम तरबूज खाओ, तब तक मैं अपनी नाव में बैठकर समुद्र की सैर कराऊं। और चाचा चौधरी अपनी नाव में बैठकर समुद्र में उतर जाते हैं। इधर लोटन। लोटन, ये ट्यूब क्यों फुला रहा है? दरअसल मुझे एक नाव की जरूरत है जिससे मैं मछलियां पकड़ सकूं, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि नाव खरीद सकूं, इसलिए मैं किसी को बेवकूफ बनाकर उसकी नाव से ये ट्यूब बदल लूंगा। इतना कहकर लोटन समुद्र में ट्यूब के सहारे उतर जाता है। थोड़ी दूर तैरने पर उसे चाचा चौधरी दिखाई देते हैं। वाह चाचा चौधरी, नाव में चलो, इसी के साथ सौदा किया जाए। लोटन चाचा चौधरी को आवाज लगाता है, चाचा चौधरी, तुम्हारी किस्मत खुल गई। मैं अपनी इस ऐतिहासिक रबड़ की ट्यूब का सौदा नाव से करने जा रहा था कि तुम मिल गए। बोलो, नाव के बदले में ये ट्यूब लोगे? इस ट्यूब में ऐसी क्या खासियत है कि मैं अपनी कीमती नाव देकर तुम्हारी पुरानी और घिसी हुई ट्यूब लूं? ये कोई मामूली ट्यूब नहीं है। इस ट्यूब से कोलंबस ने समुद्र पार किया था और अमेरिका की खोज की थी। अच्छा, तब ये सौदा मुझे मंजूर है। लोटन झटपट चाचा चौधरी की नाव में चढ़ जाता है। ये लो, संभालो ट्यूब,
तुम कितने खुशकिस्मत हो। चाचा चौधरी ट्यूब लेकर नाव से उतर जाते हैं। चौधरी, लोग कहते हैं तुम्हारा दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है, पर आज तुम उल्लू बन गए। कोलंबस का इस ट्यूब से कोई वास्ता नहीं। ये तो मैंने आज ही कबाड़ी से 10 पैसे में खरीदी है। चाचा चौधरी ट्यूब के सहारे किनारे पर लग जाते हैं। लोटन, मुझे पता है कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज फटीचर ट्यूब पर बैठकर नहीं, जहाज यात्रा से की थी। और सवाल रहा बेवकूफ बनाने का, वो तो तुम्हें 1 मिनट में पता चल जाएगा कि किसने किसको बेवकूफ बनाया। तभी लोटन चौंक जाता है। ओह, नाव में छेद, पानी भर रहा है। और वो नाव लोटन को लेकर समुद्र में डुबकी लगा जाती है। बचाओ! इधर किनारे पर चाचा चौधरी चाचा चौधरी और टीवी मैकेनिक। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। चाचा जी, आपने ऐसी जटिल समस्याएं जो किसी से न सुलझ सकी, अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से सुलझा दी। आखिर इसका राज क्या है? अरे दीपू, मुझ में और दूसरे लोगों में बस इतना ही फर्क है कि दूसरे लोग बड़ी बड़ी समस्याओं के चक्कर में पड़े रहते हैं और मैं हमेशा छोटी छोटी बातों पर ज्यादा ध्यान देता हूँ। सुनो, तुम्हें एक वाक्या सुनाता हूँ। एक बार जब मेरे पड़ोसी पोपट ने अपने टीवी का बटन घुमाया तो मैंने पूरी कोशिश कर ली, टीवी चल ही नहीं रहा। लगता है खराब हो गया है जी, कोई मैकेनिक बुला लाओ। पोपटलाल घर से बाहर चल देता है। मैं अभी मैकेनिक को बुलाकर लाता हूँ। थोड़ी देर बाद पोपट राम अपने साथ एक मैकेनिक को लेकर आ गया। सरदार जी मिनटों में अपना टीवी ठीक कर देंगे। मैकेनिक ने टीवी का पुर्जा पुर्जा खोल कर देखा। माफ कीजिए, मुझसे ये ठीक नहीं हो रहा, पर घबराने की कोई बात नहीं। मैं अभी जाकर अपने कंपनी के चीफ इंजीनियर को ले आता हूँ। कुछ देर बाद वो चीफ इंजीनियर को ले आया। ये आपका टीवी सेकंडों में ठीक कर देंगे। चीफ इंजीनियर ने टीवी चेक किया। मैंने सब तरह से टेस्ट करके देख लिया है, फिर भी मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। ये मुझसे ठीक नहीं हो सकेगा। परंतु घबराइए मत, मैं अभी अपने एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर को लेकर आता हूँ। मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को ले आया हूँ। आप जर्मनी, जापान और अमेरिका से टीवी की उच्च शिक्षा पाकर लौटे हैं। थोड़ी देर परीक्षण करने के बाद नतीजा 0। ये तो बड़ा पेचीदा मामला लगता है। मेरे ख्याल से इस टीवी को आप अमेरिका भेज दें, वहां पर ही ये ठीक होगा। तभी अचानक पोपट राम के घर मेरा जाना हुआ। पोपट राम जी, क्या बात है? हमारा टीवी खराब हो गया है, बड़े से बड़े इंजीनियर की समझ में भी नहीं आ रहा। अचानक चाचा चौधरी प्लग निकालता है। टेलीविजन पर चित्र कैसे आए? ये देखो, बिजली के प्लग में एक पिन ही गायब है। मैंने प्लग में दूसरा पिन कस दिया है। अब देखो, चित्र आ रहा है या नहीं? ये किस्सा सुनकर दीपू हंस देता है। मान गए चाचा जी।